हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है उत्तरा त्यागी और आज हम करेंगे रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं। जो ये रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं हैं, ये हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बीए 5th सेमेस्टर में आता है। बीए 5th सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एक दूसरा जो ऑप्शनल बुक होती है जिसमें आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ले सकते हैं या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक आपके जो भी हार्ड थ्योरीज़ रहेंगी वो मैं ही कराऊंगी। और आज ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ग्रोथ की थ्योरी करते हैं हम, रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएँ। प्रोफेसर रोस्टोव ने अपनी एक बुक जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में एक आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं दी हैं। इन्होंने बताया कि हर एक देश, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सभी इन अवस्थाओं से, इन मुख्यतः 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं और परिपक्वता को प्राप्त करती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो इन्होंने स्टेज बताई है वो है परंपरागत समाज की अवस्था। पहले स्टेज कौन सी है? परंपरागत समाज की अवस्था, द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, द स्टेज ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये अत्यंत पिछड़ा हुआ, ये जो परंपरागत समाज की अवस्था है, ये समाज के एक ऐसे दृश्य को दर्शाती हैं जहाँ पर समाज हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। समाज में कोई भी ग्रोथ नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर कृषि भी बहुत पिछड़ी हुई है और अधिकांश लोग जो हैं हमारे, वो एक तरह से रूढ़िवादी हैं। उत्पादन प्रणाली में रूढ़िवादिता है और प्राचीन तकनीकी पर आधारित है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताना चाहूँगी आपको बच्चों। जो हमारी परंपरागत समाज की अवस्था होती है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से बिल्कुल दूर है। उसमें कृषि ही प्रमुख व्यवसाय होती है, उद्योग बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई अवस्था में होता है और राज्य का जो आर्थिक क्रियाओं में बहुत ही कम हस्तक्षेप होता है। यहाँ पर अधिकांश जो खर्च किया जाता है, जो परंपरागत समाज की अवस्था में खर्च हैं, वो अनुत्पादक खर्च होते हैं। सारे के सारे जो खर्च हैं, मतलब जो एक्सपेंडिचर हैं वो अनुत्पादक हैं। अनुत्पादक मतलब 2 तरह के कार्य होते हैं, एक उत्पादक कार्य, दूसरे अनुत्पादक कार्य। तो अनुत्पादक कार्य जिनका उत्पादन प्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। जैसे अगर हम किसी शादी में खर्च करते हैं, कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो वो हमारा अनुत्पादक कार्य है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रणाली में कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अधिकांश जो एक्सपेंसेस होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं वो अनुत्पादक होते हैं। ज़्यादातर युद्धों में, खर्चीली शादियों में, या फिर जो मंदिर में स्मारकों का निर्माण कराया जाता है, इन सब चीज़ों में जो खर्च किया जाता है। तो परंपरागत समाज की अवस्था में आपने क्या चीज़ सीखी? आपने सीखा कि परंपरागत समाज की अवस्था में सिर्फ कृषि ही मुख्य व्यवसाय है, उद्योग बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, उद्योग का कोई महत्व नहीं है, और साथ ही साथ जो हमारा खर्च है वो अधिकांश रूप से अनुत्पादक कार्यों जैसे विवाह समारोह आदि पे खर्च किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आत्मस्फूर्ति की पूर्व दशाएं, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ स्टेज। प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ स्टेज को हम संक्रमण काल या ट्रांजिशनल एरा कहते हैं। ट्रांजिशन एरा ये क्या होता है? ये इसमें समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। इसमें समाज परंपरागत अवस्था से निकलकर वैज्ञानिक समाज की ओर परिवर्तित होता है। यहाँ पर कृषि क्षेत्र में भी परिवर्तन लाए जाते हैं, तकनीकी क्रांति लाने के प्रयत्न किए जाते हैं और साथ ही साथ कृषि पर अधिकतर डिपेंडेंस ना होकर व्यवसाय को भी महत्व दिया जाता है। कृषि के विकास का कारण जो कच्चा माल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे उद्योग, जो इंडस्ट्री होती है हमारी, इंडस्ट्री को भी सहयोग मिलता है। इसके साथ ही साथ विदेशी व्यापार जो है हमारा, खासकर जो आयात होता है वो पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है, और जो हम निर्यात करते हैं वो सारी की सारी हम
प्राकृतिक और प्राथमिक वस्तुओं का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। इसके साथ ही साथ जो विदेशी पूंजी होती है, फॉरेन कैपिटल, उसे भी हम अपने देश में आमंत्रित करते हैं और बैंकिंग व्यवस्था, परिवहन, संचार, शिक्षा, श्रम शक्ति आदि का भी विकास होने लगता है। अब इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं। वो आवश्यक शर्तें क्या हैं? कृषि की उत्पादकता लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। कृषि की, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी आवश्यक हैं। क्या क्या वो कंडीशंस हैं? कंडीशंस में फर्स्टली जो हमारा कृषि उत्पादकता बढ़ती रहनी चाहिए। कृषि का जो उत्पादन है या जो कृषि की उत्पादकता है वो निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। कृषि की उत्पादकता निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। और राष्ट्रीय आय का, जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है उसका, राष्ट्रीय आय का 5 से 10% जो हिस्सा है वो खर्च होना चाहिए। उस 5 से 10% हिस्से को इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए, विनियोग किया जाना चाहिए। 5 to 10% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आवश्यक शर्त है। इसके साथ ही साथ हमारे कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, वो भी बदलते रहने चाहिए। हम ट्रेडिशनल सोसाइटी में नहीं हैं तो हमें साइंटिफिक मेथड्स को भी अपनाना चाहिए। इसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज है, जो रोस्टोव ने बताई है कि हर एक देश इन कंडीशन से होके गुजरता है, तो तीसरी स्टेज होती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था। आत्मस्फूर्ति की अवस्था में क्या होता है? द टेक ऑफ स्टेज। एक तरह से इस स्टेज को परिभाषित करना तो कठिन है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है, हम कह सकते हैं कि यह प्रगति की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, अर्थात आत्मनिर्भर होने की अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसमें हम आवश्यक कार्यों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहते। जो आवश्यक सामग्रियां होती हैं उत्पादन के लिए, उनके लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहते। इसमें कृषि में नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है जिससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, और ऐसे बीजों का हम यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को देने वाले होते हैं। उद्योग में हम नई वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और जो पूंजी का विनियोग है, राष्ट्रीय आय का पूंजी का विनियोग 10% से अधिक होना चाहिए, और देश में ऐसे राजनीतिक दल का शासन स्थापित हो जाना चाहिए जो विकास कार्यों की ओर ध्यान देता है। इसकी जो आवश्यक शर्त है वो आवश्यक शर्त यही है कि सेकंड स्टेज में हम 5 से 10% इन्वेस्टमेंट, ये क्या है हमारा विनियोग, हम 5 से 10% विनियोग बता रहे थे, लेकिन हम द टेक ऑफ स्टेज जो है इसमें 10% से अधिक विनियोग होना आवश्यक है। तभी कोई भी देश टेक ऑफ स्टेज में कहा जाएगा जब वो 10% से अधिक, किसका 10%? अपनी राष्ट्रीय आय का 10% से अधिक अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देश के उत्पादन कार्यों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तब वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था में है। अगर वो 10% से अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तब वो आत्मस्फूर्ति की अवस्था में नहीं है। और जो हमारी नेक्स्ट स्टेज या चौथी स्टेज होती है वो होती है परिपक्वता की ओर की अवस्था की ओर अग्रसर या परिपक्वता की ओर अग्रसर समाज, द ड्राइव टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होता है बच्चे? सब आप लोगों को कहा जाता है घर में भी कि हमारा बच्चा मैच्योर हो गया है, आप सुनते रहते हैं। अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, तो आप मैच्योरिटी के स्टेज में हैं। अब मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आपको पता है, आप एक दिशा पा लेते हैं, आप अपने लाइफ में एक दिशा पा लेते हैं कि आपको किस तरफ मूव होना है। ऐसे ही जब एक अर्थव्यवस्था को सही दिशा मिल जाए उसे क्या कहते हैं? परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर रोस्टोव कहते हैं कि परिपक्वता की अवस्था वह समयावधि होती है जिसमें कि समाज महत्वपूर्ण तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने अधिकांश संसाधनों के लिए प्रयोग कर लेता है। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ मैक्सिमम जो हमारा समाज है वो करने लगता है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए लगभग 60 साल का समय लग सकता है, पर ये हर एक देश के लिए एग्जैक्ट टाइम नहीं है।
प्रोफेसर रोस्टोव ने जो स्टेजेस हमें बताई हैं उनका कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। इस अवस्था की विशेषताएं होती हैं कि ये देश में मतलब ये अवस्था जिस देश में चल रही होती है वहाँ पर कृषि का सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कृषि कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात भी घट जाता है और अधिकांश जनसंख्या उद्योगों में अग्रसर हो जाती है। और जो कुल राष्ट्रीय आय का इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज है वो 20% से भी अधिक पहुंच जाता है। और समाज जो है वो शिक्षा में भी तीव्र रूप से गति होती है, बेरोजगारी कम होने लगती है। यहाँ पे बेरोजगारी की दर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बेरोजगारी बहुत ही कम है, यहाँ पर बेरोजगारी कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रोजगार बढ़ गया है, 20% से ज़्यादा हम निवेश कर रहे हैं। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है राष्ट्रीय आय का 20% से ज़्यादा हम निवेश कर रहे हैं। अगर किसी देश में ये चीज़ हो रही है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है, तो वो परिपक्वता की ओर समाज स्टेज में एंटर कर चुका है। अब हम आ जाते हैं विशाल उपभोग की अवस्था पर। विशाल उपभोग की जो अवस्था है उसमें हमारा समाज की प्रवृत्तियों में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। समाज पूर्ण रूप से आधुनिक बन जाता है, उत्पादन का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है और देश विश्व में अधिकतम शक्तिशाली बनने का प्रयत्न करता है। अधिकांश टिकाऊ वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और कृषि में पूर्ण विकास हो चुका होता है। उद्योग आधारभूत में वृहद उद्योग स्थापित हो चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा निर्यात करके विदेशी पूंजी को अपने देश में लाया जाता है। ये अगर किसी देश में पाई जा रही है ये कंडीशन, तो इसे विशाल उपभोग की अवस्था कहते हैं। जो विशाल उपभोग की अवस्था है बेटे, ये बहुत ही कम देश, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ को हम कह सकते हैं कि वो द स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन स्टेज में या स्थिति में हैं। लेकिन भारत की यदि बात करते हैं तो भारत आत्मस्फूर्ति की पूर्व अवस्था या आत्मस्फूर्ति की अवस्था में कहीं अटका हुआ है। लगभग 10% से अधिक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारा शिक्षा की ओर भी रुझान है। हमारी सरकार शिक्षा का भी ध्यान रख रही है, साथ ही साथ शिक्षा के साथ ही साथ और भी अन्य चीज़ों जैसे हमारा रोजगार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कि कहा जा रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने बिजनेस स्टार्ट कीजिए, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप और लोगों को भी रोजगार देते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब ये देखो, कोई भी देश, इन्होंने रोस्टोव ने बताया अपनी बुक में द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में कि यही स्टेज रहेंगी, पर यह आवश्यक नहीं है कि यही स्टेज रहे। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने परंपरागत समाज की अवस्था के तुरंत बाद आत्मस्फूर्ति में चले गए। कुछ देश ऐसे हैं जहां हमने परिपक्वता की और समाज वाली कंडीशन को स्किप कर दिया है। तो हर एक देश इसी के अनुसार कार्य नहीं करता, लेकिन रोस्टोव का ये बताया हुआ आइडिया जो है कंडीशन समझने का कि किस किस तरह से एक देश वृद्धि करता है, किस तरह से एक देश एक रास्ता, पथ प्रदर्शन, धीरे धीरे स्टेप करके हम ऊपर बढ़ते हैं, तो पथ का प्रदर्शन कैसे होता है वो इन स्टेजेस की तरह हो सकता है। तो ये मैंने रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाएं जो कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट है, बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दिया है। ये एक शॉर्ट में, इसमें आपको इसकी विशेषताएं भी मिल गई हैं, सारी चीज़ें मिल गई हैं और ऐसे ही में बहुत शॉर्ट में ही आपको कई सारे टॉपिक, मतलब जो एक तरह से बोल दो क्रक्स बचता है ना, लास्ट में हम किसी भी टॉपिक का एक क्रक्स होता है, बस मेन पॉइंट, वो मैं 10-10 मिनट की वीडियो में आपके पूरा करा दूंगी। और जो हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के टॉपिक होंगे वो थोड़े थियरीज लॉन्ग होती हैं तो उनमें टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।